गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था, उस वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो नियम थे और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में समझा था। आज के वीडियो में मैं आपको प्रकाश से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो सामान्य जानकारियां हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो आप खुद कल्पना कीजिए कि यदि मैं आपके सामने बैठकर वीडियो बना रहा हूं और यहां पर अंधेरा होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए मुझे प्रकाश की अति आवश्यकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं लगभग सभी में प्रकाश की जरूरत होती है। बिना प्रकाश के किसी भी कार्य को करने की कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए हमने प्रकाश को ऊर्जा का एक रूप कहा था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह सूर्य है। इसके अतिरिक्त हमारे जो दैनिक जीवन में प्रकाश के स्रोत हैं वो कोई लाइट का बल्ब हो सकता है, ट्यूब लाइट हो सकती है, या किसी चूल्हे में अगर आग जल रही हो तो उससे उत्पन्न प्रकाश हो सकता है, एक मोमबत्ती के द्वारा उत्पन्न प्रकाश हो सकता है, या इसी तरीके के अन्य स्रोत हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस चीज पर फोकस करते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है या जो सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है, क्या उसमें प्रकाश ही उत्पन्न होता है या कुछ और भी भाग है। तो सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, या मैं ये कहूं कि जो सूर्य में किरणें उत्पन्न होती हैं, उसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वह पराबैंगनी किरणों का होता है, दूसरा भाग दृश्य प्रकाश का होता है, और जो तीसरा भाग होता है वह अवरक्त किरणों के रूप में होता है। सूर्य के प्रकाश में जो पहला भाग पराबैंगनी किरणों के रूप में है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। इन किरणों को हमारे वायुमंडल में स्थित ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे हम डॉप्सन इकाई के द्वारा मापते हैं। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या होता है, तो इसके लिए हम डॉप्सन इकाई प्रयोग करते हैं। यदि सूर्य के प्रकाश का पराबैंगनी भाग पृथ्वी तक पहुंचता तो यहां पर पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को अनेक हानियां हो सकती थी। मनुष्यों में स्किन कैंसर इसके द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश का जो दृश्य वाला भाग है, यानी जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, इसी प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वह रंगहीन है या इसे हम सफेद प्रकाश कहते हैं। यह जिस वस्तु पर पड़ता है उसी वस्तु का रूप ग्रहण कर लेता है। ये घटना परावर्तन के द्वारा होती है। जो दृश्य प्रकाश होता है इसमें 7 भाग होते हैं, यानी कि दृश्य प्रकाश 7 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। आपने प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष की घटना देखी होगी, या जब यह प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश का दृश्य भाग 7 रंगों से मिलकर बना है। इन 7 रंगों का जो क्रम है वो इस तरीके से है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में हम इस तरीके से कहते हैं, बैंगनी रंग है, फिर आसमानी है, नीला है, हरा है, फिर पीला रंग है, नारंगी रंग है और लाल रंग है। इसे याद करना बड़ा आसान है। आप इसे एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। इसे हम बिबग्योर कहते हैं। देखिए, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, अगर आप पीले से नारंगी और नारंगी से रेड की तरफ जाएं तो आपको खुद पता लग रहा होगा जो कलर है उसमें लालिमा आ रही है, यानी कि वो रेड की तरफ जा रहा है। पीला रंग थोड़ा लाल की तरफ होता है, नारंगी रंग थोड़ा सा और लाल होता है, और लाल कलर फिर लाल ही है। तो तरंग दैर्ध्य कहीं ना कहीं रेड कलर की तरफ बढ़ रही है। सूर्य के प्रकाश का जो तीसरा भाग है उसे हम अवरक्त किरणें कहते हैं। तो आपको जो भी गर्माहट महसूस होती है, यानी कि प्रकाश के साथ जो गर्माहट महसूस होती है वह अवरक्त किरणों के द्वारा होती है। यानी आप यह समझ लीजिए कि कहीं पर केवल प्रकाश है तो प्रकाश से आपको गर्मी उत्पन्न नहीं होगी। गर्मी जिस कारण से उत्पन्न होती है वह अवरक्त किरणें हैं।
तो अवरक्त किरणें भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि बिना गर्मी के हम फिर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हम अनेक प्रकाशिक घटनाओं को देखते हैं, जैसे इंद्रधनुष का लगना, तारों का टिमटिमाना, या सूर्य अस्त के समय या सूर्य उदय के समय लालिमा का होना, पानी में किसी रोड का मुड़ा हुआ दिखना, साबुन के बुलबुले में रंग दिखना, या प्रिज्म से 7 रंगों का दिखना। ये सारी प्रकाशिक घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जो प्रकाश है वह अलग अलग समय पर या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। तो जो ये प्रकाशिक घटनाएं हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश का ध्रुवण। इनमें से जो प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है और प्रकीर्णन है, इसके बारे में हम कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाले हैं। प्रकाश परावर्तन की जो घटना है उसी को मैंने अपने प्रयोग में आपको दिखाया था। इस प्रयोग के द्वारा हम यह समझ पाए थे कि प्रकाश जब भी वस्तुओं के तल से टकराता है या दर्पणों से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण उसी माध्यम में आती है और प्रकाश परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल में, प्रकाश की आवृत्ति में और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वह पहले की ही तरह रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि जो प्रकाश का परावर्तन है उस प्रकाश के परावर्तन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए उसका फायदा क्या है। तो आप समझ सकते हैं, किसी दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब दिखता है, या गाड़ियों में जो हम साइड मिरर यूज करते हैं, या डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज किया जाता है, तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें प्रकाश के परावर्तन वाले गुण का प्रयोग करके हमने उपकरण बनाए हैं। इन प्रकाशिक उपकरणों में सबसे सरल उपकरण है दर्पण। दर्पण क्या होता है थोड़ा सा उसे जान लेते हैं। तो दर्पण इस तरीके से बनाया जाता है, ये एक समतल दर्पण है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कांच लिया गया होगा, उसके बाद परावर्तक पदार्थ लिया जाता है जिसकी पॉलिश इस कांच के एक साइड कर दी जाती है और उसके पश्चात इसमें पीछे से फिर पॉलिश कर दी जाती है और इस प्रकार से यह एक परावर्तक बन जाता है। अगर मैं परावर्तक पदार्थ ना लूं या इसके पीछे से पॉलिश ना करूं तो इससे परावर्तन तो होगा लेकिन बहुत सूक्ष्म परावर्तन होगा। तो इसके लिए यह जरूरी है कि दर्पण में पीछे पॉलिश की हुई होनी चाहिए। सामान्यतः दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, ये देखिए मेरे हाथ पर समतल दर्पण है। इस दर्पण की ये जो सतह है, यह सतह एकदम फ्लैट होती है, यानी कि समतल होती है या द्विभीमीय होती है। समतल दर्पणों का सर्वाधिक प्रयोग हमारे घरों में किया जाता है, जहां पर हम अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए या अन्य चीजों के लिए समतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार के जो दर्पण होते हैं उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होते हैं वह एक गोले को काट कर बनाए जाते हैं और उनको बनाने के पीछे उन पे जो पॉलिश की जाती है, यानी कि जो दर्पण पे पॉलिश करने का तरीका है, उसके आधार पर 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल का अर्थ होता है इस तरीके की सरफेस, यानी कि झुकी हुई सरफेस। इसमें हम जो उभरी हुई सरफेस होती है उस पर पॉलिश कर देते हैं, यानी कि जो बाहर की तरफ वाली सरफेस है इस पर पॉलिश कर दी जाएगी और इससे परावर्तन यहां से होता है। ये जो झुकी हुई सरफेस होगी यानी डिप्रेस सरफेस होगी, इससे परावर्तन होता है। ठीक दूसरे प्रकार के दर्पण में यहां पॉलिश कर दी जाती है और जो उभरी हुई सरफेस होती है यानी जो ये वाली सरफेस होगी, इससे परावर्तन होता है। दोनों प्रकार के दर्पण में आपको दिखा रहा हूं। ये पहला दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। इस दर्पण में ये जो सरफेस है ये उठी हुई सरफेस है, इसे आप टच करके महसूस कर सकते हैं। तो इसमें बाहरी सतह पर पॉलिश की गई है और जो इसकी डिप्रेस सरफेस है यानी कि जो अंदर की तरफ सरफेस है उसके द्वारा परावर्तन हो रहा है।
इस तरीके से इसमें परावर्तन होता है। दूसरा दर्पण ये है जो कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये वाली जो सरफेस है यह झुकी हुई सरफेस है और इस सरफेस पर यहां पर पॉलिश की गई है, और जो उभरी हुई सरफेस है यह सरफेस परावर्तक का काम कर रही है। तो इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अपने अगले वीडियो में हम प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होती है, दर्पणों के द्वारा किस तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त दर्पण में ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, या वक्रता केंद्र क्या होता है, ये तमाम चीजों का भी हम अध्ययन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली या प्रयोग विधि द्वारा समझा सकूं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। धन्यवाद।